रिकॉर्डिंग वापस से आप चेक कर देख सकते हो। ठीक, बीच बीच में अगर कभी प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फाइन। सो अभी तक हमने समझा कि यार इंटेलिजेंस क्या होता है, उसके नेचर क्या होता है, नर्चर कैसे होता है, कैसे आता है, किसने किसने क्या क्या टेस्ट किए, किस तरीके से उसको समझा, ये सारी चीजें हमने समझ ली। जब ये चीजें हमने समझ ली तो एक क्वेश्चन ये भी आया होगा किसी के दिमाग में कि सर आपने बता तो दिया कि आईक्यू जो है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या था, आईक्यू इज इक्वल टू व्हाट एज अपॉन व्हाट एज, मेंटल एज बाय क्रोनिकल एज, MA by मेंटल CA। एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, इनटू 100। अब क्रोनोलॉजिकल एज तो हमें पता है कि यार मैं 17 साल का हूँ। मेंटल एज कैसे पता करोगे आप, आईक्यू कैसे निकालोगे, उसका कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको क्लास 12th में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये कैसे पता चल रहा है, इसके पीछे एक असेसमेंट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली जब हमें किसी का इंटेलिजेंस चेक करना है कि इसका इंटेलिजेंस कैसा है, और वो इंटेलिजेंस डिफरेंट फैक्टर्स पे आ सकता है। आईक्यू अलग है, इंटेलिजेंस अलग है। आईक्यू इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं इसके स्पेशल जो आईक्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो मेंटल एज निकाली जाती है और क्रोनोलॉजिकल एज से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक, तो इंटेलिजेंस इज डिफरेंट देन आईक्यू। आईक्यू इज किस बंदे का किसी चीज को समझ पाने का क्वेश्चन कितना है, कितना समझ पाएगा ये। इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए, किसी बंदे का इंटेलिजेंस कितना है वो चेक करने के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट डिफाइंड है। कैसे पता करेंगे कि इस बंदे का इंटेलिजेंस कैसा है, किस लेवल का है या किस तरीके का है। इसके भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन से होते हैं 5 तरीके के, व्हाट आर द डिफरेंट 5 सेट्स ऑफ इंटेलिजेंस, किस किस चीज में इंटेलिजेंस को चेक किया जाता है, या क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं इंटेलिजेंस, पढ़ चुके हैं। शब्द अलग है, बस कॉन्सेप्ट सेम है। रिपीट कर दो सर, सॉरी लक्ष्य, रिपीट कर दोगे सर एक बार वापस सर क्वेश्चन आपका। मैंने ये पूछा कि जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो ऐसे कौन सी 5 चीजें होती हैं जिसमें इंटेलिजेंस को हम टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी, एप्टीट्यूड, सही पकड़ रहे हैं। इंटेलिजेंस, Average, mild, moderate, नो, values, interest, values, personality, aptitude and intelligence, ये क्या है, attributes ये या domains. एट्रीब्यूट्स या डोमेन्स हैं। तो जब भी हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे, तो हम उसमें ये सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं। हम उसका एप्टीट्यूड भी चेक करेंगे, इंटरेस्ट भी चेक करेंगे, वैल्यूज भी चेक करेंगे, पर्सनैलिटी भी चेक करेंगे। ठीक है, तो जब आप अभी हम जब इंटेलिजेंस टेस्ट पढ़ेंगे तो इसमें ये सारी चीजें कैसे चेक होती हैं, एप्टीट्यूड कैसे चेक होता है, कैसे पता चलेगा, करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। अब फिलहाल जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, इंटेलिजेंस कैसे चेक होगा, इंटेलिजेंस चेक करने के कुछ प्रोसेस है। इसको पहले समझते हैं अपन कि इसके 3 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, 3 अलग अलग टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है इंडिविजुअल या ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, particular एक person का अकेला, अकेला एक बंदा, पर्टिकुलर एक पर्सन। ग्रुप का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग। ठीक है, तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर 500 भी हो सकते हैं। ठीक, अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि जब हम इंडिविजुअल टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से किया जा सकता है। तरीके बताओ मुझे, कैसे आप इंडिविजुअल टेस्ट कैसे कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल बंदे का इंटेलिजेंस अगर मुझे टेस्ट करना है, कैसे करेंगे। यस अर्शिता, माधवी। the individual test means like we are doing any kind of interview, one on one interview.
1-on-1 इंटरव्यू, ओके। Yes. और In लक्ष्य सर ओपन like ओपन एंडेड क्वेश्चंस दे सकते हैं सर। ओपन एंडेड क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। और यस तविशी, क्वेश्चन में बना के दे सकते हैं। क्वेश्चनर बना के दे सकते हैं, बिल्कुल अग्री। एंड और सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट, अच्छा, ओके। और ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल, ठीक है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे ये समझा कि जब मुझे इंडिविजुअल टेस्ट करना है तो इंडिविजुअल टेस्ट कैन बी ओरली और इट कैन बी रिटन। दोनों तरीके से हो सकते हैं, या तो ओरल टेस्ट हो सकता है, मुझे किसी बंदे को ओरली टेस्ट कर सकता हूँ मैं, इंटरव्यू के तौर पर हो सकता है। जब जब ओरली की बात करते हैं हम, तो हम बातों के हिसाब से कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाकर उसको दे दिया, साइकोमेट्रिक टेस्ट बनाकर दे दिया, एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनर्स बना के दे दिए, वो रिटन टेस्ट हो गया, ठीक है। मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि कई बार आपने अगर देखा हो कि आपको एक इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है कि एक डायग्राम बना होता है, उसमें बीच में से एक कटआउट निकला होता है और आपको पूछा जाता है कि उसमें 4 तरीके का शेप दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा शेप यहाँ पर फिट होगा। एग्जाम्पल छोटे बच्चों के साथ होता है ये, एक शेप दिया हुआ है आपको, उसके बीच में से एक स्टार गायब है और ऑप्शन में 4 चीजें दी है, एक स्टार, एक रेक्टेंगल, एक ट्रायंगल और एक सर्कल, और ये पूछा जा रहा है कि उस शेप में से क्या जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वो, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके इंटेलिजेंस चेक कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इंटेलिजेंस है ये कितने तरीके के होते हैं, ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कितने टाइप के इंटेलिजेंस होते हैं? टाइप्स सॉरी माधवी, 8 कौन कौन से? स्पेशल इसका हमने कुछ एक्रोनिम बॉट बनाया था किसी ने, यस सर मैंने बताया। खुद ही भूल गए सर बनाना। कंटेक्शनल बताया था और एक्सपेक्टेशनल सब। लैंग्वेज नहीं, नहीं लिंग्विस्टिक बॉडी इंट्रापर्सनल so what did you ask? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, किस किस टाइप का किसी व्यक्ति के अंदर किस किस टाइप They का are इंटेलिजेंस हो सकता है? so there are 8 types of intelligence: linguistic, logical, mathematical, spatial, musical, body, kinesthetic, interpersonal, intrapersonal, natural. ठीक है, तो जिसको याद नहीं है याद कर लो, एक्रोनिम बना लो, कुछ कुछ ऐसा कर लो। मैं बीच बीच में इसलिए उसको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इंडिविजुअल बंदे का इंटेलिजेंस मुझे टेस्ट करना है तो मैं उससे ओरली बात करके उसका इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकता हूँ, उसका इंटरव्यू ले सकता हूँ, उसका वाइवा ले सकते हैं अपन, रिटन फॉर्म में एग्जाम ले सकते हैं, क्वेश्चनर दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं जहाँ पर उसको लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करने के तरीके के हिसाब से उसका टेस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं जहाँ से हम उसका इंडिविजुअल बंदे का इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हैं। अब मेरी वॉइस लैग हो रही है, किसी और को भी हो रही है, सिर्फ श्रेया को हो रही है? यस सर। सबको हो रही है? थोड़ी हो रही है सर। अच्छा, यार मैंने तो इंटरनेट के पूरे पैसे दिए हैं यार। अब होगी तो बताना, ठीक है। दूसरी चीज, जब मेरे पास एक बंदा है तो मैं उसका ओरल टेस्ट कर सकता हूँ, बट अगर ग्रुप है तो क्या हो सकता है? ग्रुप का अगर इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो सबका रिपोर्ट होना चाहिए मेरे पास। काउंसलिंग। काउंसलिंग, So this can be also conducted with the several persons simultaneously in an oral method. Like अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो 2-3 एग्जांपल दे रखे थे कि एक ही साथ में हम 3-4 का इंटरव्यू साथ में ले रहे थे कपिल शर्मा शो में। बट बोल तो एक ही व्यक्ति रहा ना यार। हाँ अगर अगर मैंने एक क्वेश्चन पूछा और उसमें से मान लो आपकी क्लास में आपके टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा, क्लास में 40 लोग हैं, उसमें जवाब तो एक या दो ही दे पाएंगे ना, बाकियों का तो टेस्ट नहीं कर पाया मैं। So then we have to take in a written form. Yes, absolutely. In a written form, in a So written form is the one of the most used way of group test.
जब भी ग्रुप का इंटेलिजेंस टेस्ट करना है तो एक क्वेश्चनर बना दिया जाता है, पूरे ग्रुप को दे दिया जाता है, वहां से कलेक्ट कर लिया जाता है, उसका रिस्पॉन्स देख लिया जाता है, आंसर चेक करके ये बता दिया जाता है कि तुम्हारे 15% आए, तुम्हारे 20 आए, तुम्हारे 50 आए, तुम्हारे 70 आए, तुम्हारे 100 आए, Like exams. like exams. So exam is basically a group intelligence test. ठीक है? So only written answers, usually in MC format, multiple choice format. ठीक है? Okay. So मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट में यूजुअली इसलिए दिया जाता है क्योंकि मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट जो होता है उसका स्टैंडर्डाइज्ड आंसर शीट्स होती है। स्टैंडर्डाइज मतलब समझते हो? Yes sir, जो एक फॉर्म में हो, एक पर्टिकुलर उसमें पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड में हो, और स्टैंडर्ड में लाइक स्टैंडर्डाइज्ड का बेसिक मतलब ये है कि अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, आपने सही लिखा है, मैं आपको 1 नंबर दूंगा, श्रेया को 1 नंबर दूंगा, तविशी को 1 नंबर दूंगा, लक्ष्य को 1 नंबर दूंगा, गलत है तो 0 दूंगा। स्टैंडर्ड। वेयरएज जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं तो सेम आंसर आपने लिखा है, ये मैं कैसे जज कर पाऊंगा कि आपने वर्ड टू वर्ड सेम लिखा है अगर आपने रट के नहीं लिखा है तो? ठीक है, तो हो सकता है कि 5 नंबर का आंसर है, किसी को मैंने 3 नंबर दिया, किसी को 4 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया। ये स्टैंडर्ड सेम आंसर का सेम स्टैंडर्ड मार्क देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट यूज किया जाता है ग्रुप टेस्ट। यहाँ तक आगे समझ में इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट? Yes, sir. फाइन। Yes. नेक्स्ट इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ये क्या चीज है ये समझते हैं। उससे पहले ये समझो कि जो रेड में है वो वर्बल की डिस्क्रिप्शंस हैं, जो ब्लू में है वो नॉन वर्बल का डिस्क्रिप्शन है, और जो येलो में है वो परफॉर्मेंस टेस्ट का डिस्क्रिप्शन। कंफ्यूज नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, अब हमें लिखना है फर्स्ट इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट, उसको डिफाइन करना है। वर्बल, नॉन वर्बल, परफॉर्मेंस टेस्ट नंबर 2 उसको डिफाइन करना है। थर्ड कल्चरल बायस या कल्चरल फेवर टेस्ट, उसको डिफाइन करना है। 3 ही होते हैं। वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट। सबसे पहले वर्बल। वर्बल वर्ड का क्या मतलब होता है? What do we understand by the word? Oral. Speaking. oral Speak. question, speaking type of question. स्पीकिंग या ओरल, जहां पर शब्द बोले जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज वर्ब। तो वर्बल टेस्ट में क्या होगा? शब्द आइदर ओरली और रिटन फॉर्म पे है, वर्बल शब्द होते हैं। कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड टू लिटरेट पीपल। Literate people. जो पढ़े लिखे नहीं है उसको हो सकता है शब्द ही समझ में ना आ रहे हो, और अगर उसका सेम टेस्ट आप ले रहे हो, मान लो कि आप सेम टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हो एक ऐसे बच्चे को जो सीबीएसई स्कूल से पढ़ रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, और दूसरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा है हिंदी मीडियम बोर्ड से, तीसरा बच्चा जो स्कूल ही नहीं गया कभी, तीनों को मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट चेक करने के लिए सेम क्वेश्चन शीट दे दी, क्वेश्चन आया, तो क्या ये ट्रू टेस्ट होगा? क्या इसके बाद में बोल पाऊंगा कि तीनों सेम लेवल पे हमने इनका इंटेलिजेंस टेस्ट किया? No, sir. बगले को समझ ही नहीं आ रहा था तो आंसर जवाब देना या नहीं देना तो बहुत बात की बात है। ठीक है, दूसरा है इसलिए वर्बल टेस्ट जो है वो जनरली लिटरेट पीपल को ही चेक करने के लिए यूज होता है। नॉन वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट का मतलब होता है जहां पर शब्द यूज नहीं हो रहे हैं किसी भी फॉर्म में, ना वो ओरली यूज हो रहे हैं और ना वर्बली यूज हो रहे हैं, शब्द यूज नहीं हो रहा है। एक इमेज यूज हो सकती है, एक म्यूजिक यूज हो सकता है। ठीक है, तो जनरली यहाँ पर दे यूज पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस टू टेस्ट आइटम्स। एक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था आरपीएम आरपीएस का, आरपीएम सॉरी आरपीएम याद आ रहा है किसी को? जैसे मैंने पजल सॉल्व करना सर। पजल सॉल्व करना, बिल्कुल। तो जब पजल आप सॉल्व करते हैं तो वो पिक्चर या इलस्ट्रेशन यूज करते हैं। मैंने एक ग्रुप को दे दिया पजल सॉल्व करने के लिए, वहां पर कोई वर्बल वर्ड यूज नहीं हुआ, एक पिक्चर दिखा दिया और उस पिक्चर में पूछा कि इसको फिल करो,
ठीक है, एक आपको पिक्चर दे दिया जिसमें एक तरफ से एक बंदा एंटर कर रहा है, एक वो है मेज है, एक तरफ से निकल घुसना है, दूसरी तरफ से निकलना है, इस मेज का रास्ता खोजो, होता है ना, उसमें आता है न्यूज़पेपर्स वगैरह में, बचपन में बहुत करते हैं हम, भूल भुलैया हाँ, मेज। तो वो क्या कर रहा है, वो कैसे टेस्ट कर रहा है, आपका नॉन वर्बल टेस्ट हो रहा है, जहां पर वर्ड्स यूज नहीं हो रहे, शब्द यूज नहीं हो रहे, ठीक है, पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस यूज। यस माधवी? सर इसमें नंबर्स को काउंट कर सकते हैं हम? नहीं। नहीं, okay, sir. तो कोई भी ऐसी चीज जो लिटरेट पर्सन को पता है दैट इज गोइंग टू बी ऑन वर्बल, ठीक है। तो अगर कोई बंदा लिटरेट नहीं है तो उसको तो नंबर्स भी नहीं पता होंगे ना, इस तरह से। Okay, एंड sir. थर्ड इज ऑब्वियसली परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस, किसी को म्यूजिक, किसी को सिंगिंग का शौक है, उससे परफॉर्म करवा दिया, उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस चेक करते हो। किसी को डांसिंग का शौक है, ठीक है, किसी को डांसिंग का शौक है, उसको डांस करा लिया और क्या चेक किया, कौन सा इंटेलिजेंस चेक किया उसका डांस कराने के बाद? Bodily kinesthetic. गुड, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अब करिश्मा बताएगी। करिश्मा, लेट्स से बाईचुंग भूटिया को जानते हो, फुटबॉल प्लेयर है। तो बाईचुंग भूटिया का अगर आपको चेक करना है कि वो कैसा गेम कैसा खेल रहा है, तो कौन सा टेस्ट, कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट करोगे? सॉरी, बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडीली किनेस्थेटिक, ठीक है। So अगर this can also be known as a performance test. या दैट इज अ परफॉर्मेंस टेस्ट, जहां पर वो परफॉर्म कर रहा है कुछ, Yep. ठीक है। तो हम बेसिकली इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट करने के तरीके, इंटेलिजेंस कौन कौन से हैं, जो 8 इंटेलिजेंस हमने पढ़े हैं, ठीक है, उन 8 इंटेलिजेंस में से पर्टिकुलर इंटेलिजेंसेस को चेक करने के तरीके। अब हर इंटेलिजेंस को चेक करने का अलग तरीका हो सकता है विराट कोहली की बॉडीली किनेस्थेटिक टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट करने का अलग तरीका यूज कर रहे हो, और उसी बंदे का इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए आप अलग तरीका यूज करोगे। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस टेस्ट यूज करने, चेक करने के लिए आप अलग टेस्ट यूज करोगे। आ रही बात समझ? तो वन पर्सन के, जो हमने पढ़ा था ना, किसी का 0% होगा, किसी का कुछ में 50 होगा, कुछ में 100 होगा। तो किसी का हो सकता है बॉडीली किनेस्थेटिक 100% है, विराट कोहली लेट से, हो सकता है उसका इंटरपर्सनल 20% हो, बहुत लोगों से नहीं मिलता हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो वो टेस्ट करने के लिए हम अलग अलग इंटेलिजेंस लेवल पर भी उसको टेस्ट करते हैं, वो अलग अलग डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल, डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस। आगे बात समझ। सो परफॉर्मेंस टेस्ट में हम परफॉर्म करवाते हैं, मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स टू परफॉर्म अ टास्क। तो एक टास्क कराया जाता है टू चेक दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटेलिजेंस। आगे बात समझ में। तो अगर एक स्कूल में मेरे पास एक बच्चा आ रहा है और उसके घर से कंप्लेन आ रही है कि इसके दोस्त नहीं है बहुत, तो मुझे समझना पड़ेगा कि यार अगर दोस्त इसके नहीं है तो ये दोस्त क्यों नहीं बना पा रहा है। सो अगर कोई बंदा दोस्त नहीं बना पा रहा है, विच इंटेलिजेंस ही और शी माइट बी मिसिंग ऑन? इंटरपर्सनल Interpersonal. Interpersonal. TRAY. इंटरपर्सनल मिसिंग करेगा और वो इंट्रापर्सनल है। अगेन लक्ष्य क्या बोल रहे हैं आप? सर जैसे सर वो लड़का है जो वो सर वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में मिसिंग होगा, पर वो इंट्रापर्सनल ज्यादा होगा। इंट्रापर्सनल क्या होता है? सर ज्यादा होगा। इंट्रापर्सनल जो सर अपने में ही रहे सर, मतलब लोगों से बातें ना करे। थोड़ा जो खुद की फीलिंग्स अवेयर हो। Example सर लिंग्विस्टिक हो सकता है। लिंग्विस्टिक अलग चीज में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो मैं लक्ष्य को इसी उसमें एक एग्जांपल देता हूँ लक्ष्य का। तो लक्ष्य, द आंसर हियर वुड बी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का एग्जांपल ये ऐसा आएगा, एक व्यक्ति है जो अपने इमोशंस से लड़ रहा है। अपने इमोशंस से लड़ने का मतलब कि वो ये सोच रहा है कि यार मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, मैं अपने बारे में कितना सोचूं,
मुझे मुझे लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, वो अपने अंदर ही एंजाइटी का शिकार हुआ जा रहा है। उसको पता है कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है या कुछ करना है, बट उसको ये बोल दे कि यार एक काम कर भाई, तेरे को सुबह उठ के दौड़ने जाना पड़ेगा। वो उठी 11 बजे रहा है, उसको पता है कि अगर उसको अपनी लाइफ में चेंज करना है तो उसको सुबह 11 बजे उठना पड़ेगा। सॉरी, सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी नेट से। बट वो जानने के बावजूद वो 10 बजे या 11 बजे सोकर उठ रहा है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इस कॉन्फ्लिक्ट को अपन बोलेंगे इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो अपने इमोशंस को वो नहीं समझ पा रहा है, कि उसको समझ नहीं आ रहा है मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा। मैं खुश रहना चाहता हूं, बट पता नहीं अंदर से ऐसी खुशी आ नहीं रही है। बात बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल या समझ ना पाना, दैट इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। समझ पाना या ना पाना, दैट कम्स इनटू इंट्रापर्सनल। जो आप जो बोल रहे थे कि वो अलग चीज है, वो पर्सनैलिटी पे आएगा कि वो बंदा इंट्रोवर्ट है, वो इसलिए किसी से बात करना नहीं जानना चाहता। तो जो बंदा इंट्रोवर्ट है, अगर उसको इंटेलिजेंस के साथ में चेक करूं तो हर इंट्रोवर्ट बंदा इंटरपर्सनल स्किल्स या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में लैक करता है। इस कारण से वो इंट्रोवर्ट है। अब यस लक्ष्य। सर तो ये इंट्रोस्पेक्शन करता है इंट्रा पर्सनल वाला, मतलब व्हाट डू आई फील, या क्या कहते हैं व्हाट यू वांट, मतलब व्हाट आई वांट। यस, सो बेसिकली अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को खुद समझ पाना इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे मेरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कैसा है, मेरा मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे होती ही नहीं है टेंशन। मतलब ऐसा समझो कि 365 दिन में मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 दिन ऐसा होगा जब मुझे एंजाइटी। सर आप अगर सच में बता रहे हैं अपने बारे में? हाँ सच में, मुझे किसी चीज ओ की टेंशन नहीं होती। सर पर टीनेज में जब आप थे जब तो होती सर होगी सर। मंत्र हमें भी बताइए। तब भी नहीं होती थी, मंत्र बताऊंगा आराम से। ठीक है, मुझे तब भी नहीं होती थी, टीनेज में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक, सो फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन तक मैं यहीं पढ़ा हूँ, छत्तीसगढ़ में ही पढ़ा हूँ ग्रेजुएशन तक। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए गया, पहली बार मैं बाहर निकला, ठीक है, पहली बार मैं अपना घर छोड़ के, अपनी अपनी सिटी छोड़ के, अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट गया पढ़ने के लिए, तो कोई टेंशन नहीं। मैं आधा इंडिया अकेले घूम चुका हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। देयर हैव बीन टाइम जहां पर फाइनेंशियल क्राइसिस था, मुझे कोई टेंशन नहीं आई बस में। बट ये है कि उस समय पे भी मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा था, टेंशन लेकर ये सोचता नहीं रहता था कि यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। मेरा जो काम है मैं वो काम अपना चुपचाप करता रहता। मुझे पता है फाइनेंशियल क्राइसिस है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोरोना पीरियड था अभी जब, ठीक है, उसके बावजूद ऐसा टेंशन लेकर काम छोड़ने वाला काम किया नहीं है। तो वो मुझसे होता ही नहीं है, मुझे टेंशन नहीं होती, ये सबको पता है, जितने लोग मेरे आसपास सबको पता है कि मुझे टेंशन नहीं होती। अब ये बायोलॉजिकल इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है। हमारे एक बहुत ही मेरे परिचित साइकेट्रिस्ट है, बहुत ओल्ड एज है, वो भी बोलते हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने बोला सर एक बात बताइए मुझे कि अगर मुझे टेंशन नहीं होती तो इज इट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर? बोलते हैं भाई तू लकी है, तेरे को नहीं होता। हमें भी Yes. लगता है सर आप सच में लकी हैं इस बारे में। अब ये इस कारण से भी होता है कि कई बार आप, जनरली लोग ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकर्स के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको मैंने 2 चीज में डिफाइन किया हुआ है, कंट्रोलेबल इवेंट्स एंड नॉन कंट्रोलेबल इवेंट्स। तो कंट्रोलेबल इवेंट्स वो होते हैं जो आपको पता है कि यार टेंशन है लाइफ में और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दोज आर कंट्रोलेबल इवेंट्स। सो इफ यू फील कि जो चीज आपके साथ हो रही है वो कंट्रोलेबल है, तो फिर किस बात का टेंशन, फिर उसको कंट्रोल कर लेंगे अपन। इफ यू फील कि जो चीज आपके साथ हो रही है वो नॉन कंट्रोलेबल है, मतलब आपके लेवल से बाहर है, ठीक है, तो इकोनॉमी डाउन जा रही है इंडिया की, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसमें आप कुछ कर सकते हो? शायद डायरेक्ट आप नहीं कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं तो सर। जब मुझे पता है कि यार इसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो
तो फिर किस बात की टेंशन? अगर कुछ कर सकते हो तो काम कर लो, टेंशन खत्म। नहीं कर सकते हो तो उसको भूल जाओ, टेंशन खत्म। सर अगर सिचुएशन कंट्रोल में ही हो तो टेंशन हो किस बात की? सिचुएशन हमेशा कंट्रोल के आउट नहीं ऑफ ऐसा कंट्रोल नहीं तो है, तभी तो सिचुएशन टेंशन होती है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन में कंट्रोल में होती है सिचुएशन, उसके बावजूद लोग टेंशन नहीं होते। मेरे सिचुएशन कंट्रोल, मेरा घर है फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा एंजाइटी का केसेस घर पे ही होते हैं हाँ सर। कि मेरे मम्मी पापा ये बात नहीं मान रहे, मेरी गर्लफ्रेंड ये बात नहीं मान रही। वो तो आपके कंट्रोलेबल इवेंट्स है या नहीं है? सिर्फ हाँ आपको सर, कंट्रोल वाली। तरीके चेंज करने हैं उसको कंट्रोल करने। आप जो तरीका यूज कर रहे हो उस तरीके से वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप उसको अनकंट्रोलेबल इवेंट्स नहीं बोलोगे, आपको उसको कंट्रोल करना नहीं आ रहा। ये एंजाइटी है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मुझे एग्जाम में पास होना है, कंट्रोलेबल है या नॉन कंट्रोलेबल है? कंट्रोल। कंट्रोलेबल है सर। बट अगर कल एग्जाम है और आज आप पढ़ने बैठोगे, अब ये कंट्रोलेबल है? नो सर। सर हो सकता है, सर बहुत बहुत मुश्किल। बट अगर मुश्किल है। हमने पूरे ईयर नहीं पढ़ा देन वो काफी कम मार्क्स वो अनकंट्रोलेबल पास हो सकते हैं, कम मार्क्स। राइट, तो ये आपका कंट्रोलेबल इवेंट था बट आपने उसको अनकंट्रोलेबल बना दिया। एंजाइटी सबसे ज्यादा किसको होती है? जो साल भर पढ़ता है या जो सोचता है मैं एग्जाम की 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ूं? किसको एंजाइटी होती है? एक जो दिन 2 दिन एक दिन 2 दिन में होती है। व्हाट डज दैट मीन? कि आपने कंट्रोलेबल इवेंट्स जो आप साल भर पढ़ सकते थे, अपनी तैयारी कर सकते थे, उस कंट्रोलेबल इवेंट्स को आपने अपनी नेग्लिजेंस के कारण नॉन कंट्रोलेबल बना दिया। एंड वंस द इवेंट इज नॉन कंट्रोलेबल और आपको पता है कि अब जब रिजल्ट आएगा तो ये खराब होगा, इसलिए मैंने तो अक्सर देखा ओवर है सर। थिंकिंग होती है। हाँ, तभी तो ओवर थिंकिंग होगी ना। मैंने अक्सर देखा है जो लोग नहीं पढ़ते पूरे साल भर, वो एंड में तक कहते हैं एक रात से पहले, एक रात पहले करेंगे ना, उनको एंग्जाइटी नाम का कुछ नहीं होता और ना ही ओवर टेंशन, यस ना यस ही सर, ओवर नहीं थिंकिंग। होता सर। जैसे ऐसा मैंने नहीं अगर होता पढ़ सर। लिया होगा ये किसको Still- होगा? एग्जाम के, इसे मैंने पूरे ईयर पढ़ा है सपोज, मुझे एग्जाम के पहले फिर भी एंजाइटी होती है कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं। ये और क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ तक कवर किया है, कहाँ तक रह गया है, तभी तुम्हें होता है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता उनको पता ही नहीं है कितना है, कितना क्या है, किन्होंने कितना कवर करना रह गया है, तो उनको कहता है कि ठीक है एक रात में करेंगे अपन, बस यही है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो अपन फैक्टर्स पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 4 या 5 में। ठीक है, सो दिस इज वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। यहाँ तक आ गए सबको समझ में? हाँ, कल्चर। कल्चर क्या होता है? ट्रेडिशन फ्रॉम एंशिएंट टाइम। और So here culture fair and culture bias test, non-verbal performance test. कल्चर क्या होता है? बाकी छोड़ो, कल्चर क्या होता है? मुझे स्पेसिफिक कल्चर वर्ड का मतलब। सर एक एनवायरनमेंट टाइप का होता है इसमें आप रह रहे होते हो, वो बेसिक। ओके, और ट्रेडिशन जो पर्टिकुलरली चलता आ रहा है, जैसे आप हिंदू हो तो आप ये करोगे, आप बुद्धिस्ट हो तो आप ये करोगे। So culture is basically your environment too. बेसिकली जिस एनवायरनमेंट में आप रह So रहे you हो, are not audible to me. दैट इज, जैसे जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो दैट इज कल्चर। ठीक है, जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो, जिस रिलीजन को आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज कल्चर। ठीक है, कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट का हमने ऑलरेडी एक डिस्क्रिप्शन बात कर लिया था, जिसमें जब हमने ये बात करी थी कि एक सीबीएसई वाला बच्चा, इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम का बच्चा और एक ऐसा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता पढ़ाई। है, तीनों का टेस्ट अगर मैं सिमिलर करूं, एक ही टेस्ट करूं तीनों में, तो किसी एक को फेवर मिलेगा और किसी दूसरे को
बायस मिलेगा। ठीक है, तो इन जितने भी टेस्ट बने हैं आज तक, उसके पीछे ये माना गया, मतलब इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रहता है कि वो वर्बल टेस्ट बनते हैं, मतलब इस थॉट प्रोसेस पे बनते हैं कि भैया जो ये टेस्ट देगा उसको पढ़ाई लिखाई तो आती होगी। ठीक है, या बहुत सारे टेस्ट ऐसे बनते हैं जो एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर, मिडिल क्लास या अर्बन क्लास या ये गांव के लोग के ऊपर टेस्ट बनते हैं, या शहर के ऊपर वाले लोगों के ऊपर टेस्ट बनते हैं। तो शहर वाले जो लोग होंगे उनकी थॉट प्रोसेस, उनका इंटेलिजेंस ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ एक्सपोजर अलग होगा। जो गांव में लोग रहते हैं उनका एक्सपोजर अलग है, तो उनकी इंटेलिजेंस अलग होगी। ठीक है, तो यही एक समझो, एक तरीके से ये समझ लो कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो रिजर्वेशन जो मिलता है वो इस एक पैरामीटर को ध्यान में रखकर वो रिजर्वेशन किया जाता है। तो जितने भी साइकोलॉजिकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं वो बेसिकली क्या हो रहा है, वर्बल टेस्ट हो रहा है। क्या चेक करने की कोशिश की जा रही है, इंटेलिजेंस चेक करने की कोशिश की जा रही है। और वहां पर एक बंदा जो गांव में बैठा हुआ है, एक बेसिक सा सिंपल सा एजुकेशन ले रहा है, उस बच्चे को आप कंपेयर एक इंग्लिश मीडियम सीबीएसई स्कूल के साथ कैसे करो? तो वो कंपैरिजन सही है या गलत है? गलत। क्वेश्चन पेपर तो सेम आ रहा है ना। यस। दिल्ली में बैठा हुआ एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चे के लिए भी सेम जेईई का एग्जाम हो रहा है, सेम क्वेश्चन पेपर आ रहा है जो जशपुर में बैठे एक स्टेट बोर्ड स्कूल के बच्चे के ऊपर के पास आ रहा है। तो इस कारण से रिजर्वेशन रखा जाता है कि जशपुर में जो बच्चा बैठा हुआ है अगर वो 60% भी ले आए तो that would be equivalent to 90% of that kid who is in Delhi and studying in Corners. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर बात की हुई हमने कि कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट के ऊपर। तो जब भी इंटेलिजेंस टेस्ट बनता है या कोई भी टेस्ट बनता है तो ये बहुत मुश्किल होता है कि वो हर कल्चर के लिए इक्वल, बहुत मुश्किल होता है कि हम हर कल्चर के लिए एक ही टेस्ट को चलाएं या चला सके। ठीक, दूसरी चीज वर्बल टेस्ट जो है वो ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हर कल्चर में लैंग्वेजेस लेग से अलग अलग होते हैं। इंटेलिजेंस समझने के लिए हर कल्चर में अलग अलग एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन होता है, हर कल्चर अलग होती है। तो फॉर एग्जांपल एक अमेरिकन कल्चर वुड बी एंटायरली डिफरेंट टू एशियन कल्चर। ठीक है, सो उस कारण से जनरली जब कल्चरल टेस्ट किया जाता है, जब एक बड़े स्केल पे, फॉर एग्जांपल अगर एक कल्चर टेस्ट किया कर रहा हूं मैं साउथ में, केरला में, सेम टेस्ट मैं पंजाब में यूज कर सकता हूँ क्या? नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि दोनों का कल्चर अलग अलग है, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, दोनों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस माइट बी डिफरेंट, दोनों की लैंग्वेजेस माइट बी डिफरेंट। तो मैं सेम टेस्ट को दोनों जगह अप्लाई यूज नहीं कर सकता। तो ऐसे जगह पर जहां पर हम वर्बल टेस्ट को यूज नहीं कर पाते हैं वहां पर हम जनरली नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जब हम बात करते हैं कि अमेरिका में सेम चीज का अगर इंटेलिजेंस टेस्ट किया जा रहा है और इंडिया में किया जा रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होने चाहिए। अगर मैं आपको जब एग्जाम्पल देता हूं और मैं एग्जाम्पल में आपको जब ये समझाता हूं कि किसी को अगर याद हो, जब एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि लड़कियां जो है वो पैरों से ब्रेक मारती हैं या लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट टर्न ले लेती हैं। ठीक है, ऐसे बुरा मत मानना, बट ये क्या है, ये ऑब्जर्वेशन जो हमने अपने आसपास देखा है। क्या जरूरी है क्या कि ये सेम ऑब्जर्वेशन यूएस में भी हो रहा हो या दुबई में भी हो रहा हो? नहीं सर, जरूरी नहीं। ठीक है, सो इस कारण से जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं तो ये कुछ कुछ चीजें कल्चर फेयर और कल्चर बायस टेस्ट करते हैं। तो एक टेस्ट हो सकता है किसी कल्चर को फेयर कर रहा है तो दूसरे कल्चर को बायसनेसेस क्रिएट कर रहा है। तो दैट इज कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट। और इन तीनों टेस्ट का अलग अलग अप्लाई किया जाता है उन 8 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को चेक करने के लिए ऑन एन इंडिविजुअल और ऑन अ ग्रुप। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट, क्वेश्चन, प्रॉब्लम,
कंसर्न? नो सर। क्लियर हो रही है चीजें? Yes, sir. कॉन्सेप्ट में आपको सारा क्लियर कर दूंगा, आपको सीरीज याद आपको खुद रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो जब मैंने पूछा आपसे कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो 8 टाइप क्या थे। ये कैसे होगा? ये आप अपने जब खुद अपने हाथों से नोट्स बनाओगे, उसको रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस जो मैं दे रहा हूँ उसको रिवाइज करोगे। थ्योरेटिकल रिटर्न लिखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। एक बार अगर 15 मिनट आप चैप्टर पे सिर्फ रिवीजन मार दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। सरसरी नजर बोलते हैं जिसको, वो भी बीच बीच में एक एक बार आप ऐसे मारते रहोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है, एक साइकोलॉजिकल क्यूज बनाने हैं आपको टॉपिक को लेकर, ठीक है? फाइन, सो दैट्स इट फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया। कब, किसने, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिया में कैसे आया इंटेलिजेंस टेस्ट, अल्फ्रेड बिनेट के टेस्ट को इंडिया में किस तरीके से समझा गया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट या इंडियन कल्चर के हिसाब से किसने और कब और क्यों उसको कन्वर्ट किया, वो सारी चीजें। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस, ठीक है? So that's it for the day. Now we'll meet on Wednesday. थैंक यू सर। गुड नाइट सर। Okay guys, good night, bye, sweet dreams, take care.